मोमल उस वक्त आईने के सामने बैठी अपने बाल संवार रही थी। सामने नजर आते अक्स पर नजर गई तो वो कहीं और ही गुम थी। काश रोजीना उनकी जिंदगियों में कभी आई ही ना होती। ये वो बात थी जो कई सालों से मोमल के दिमाग में आती रहती थी। उसे रोजीना से नफरत थी जिसने बासिम को उससे छीन लिया था। पर यह नफरत भी उस दिन अपनी मौत आप ही मर गई जिस दिन उसे एहसास हुआ कि बासिम आफरीदी तो उसका था ही नहीं, वही बस उसके पीछे पागल थी। बचपन में लड़ाई के बाद एक दूसरे से कहा करते थे कि लड़ाई लड़ाई माफ़ करो, अल्लाह का घर साफ करो। तब इस बात का इतना शऊर नहीं था, पर अब पता चला कि यहाँ अल्लाह के घर से मुराद बैतुल मक़दस नहीं बल्कि इंसान का दिल है। अल्लाह के घर को हसद और बुग़्ज़ के अंधेरे में डबोकर हम अपनी ज़िंदगियों में उजाले की उम्मीद किस बिना पर रख सकते हैं। अल्लाह का कुर्ब चाहिए तो अपने दिल को एक दूसरे के लिए हसद, बुग़्ज़ और नफ़रत से पाक करना पड़ेगा। ये सब सोचकर मोमल के दिल में रोजीना के लिए किसी किस्म का कोई जज्बा नहीं बचा था। कुछ सोचकर वो बेड से उठी और अपना दुपट्टा उठाकर शानों पर डाला, लाउंज की तरफ बढ़ गई। बासिम, अरसम, ईशा आफरीदी और फरीहा आफरीदी बैठे चाय से लुत्फानंदोज हो रहे थे। मनाहिल और अरमिश सो रही थी। वो जाकर ईशा आफरीदी और फरीहा आफरीदी के दरमियान बैठ गई। उसे एक नज़र देखने के बाद बासिम अपने मोबाइल में गुम हो चुका था। मामा, मुझे आपसे बात करनी थी। वो ईशा आफरीदी के कंधे पर सर रखकर बैठी और उसका माथा चूम गई। हाँ ज़रूर, बोलो, कोई ना कोई फुलझड़ी छोड़नी होगी तुमने। उनकी बात पर वो शिकायती नज़रों से ईशा आफरीदी की तरफ देखने लगी। देख रही है ना अपनी देवरानी की तरफ? मुझे तो लगता है मैं इनकी सगी औलाद ही नहीं। सही सही बताएं, कहीं आपने मुझे बचपन में गोद में इनकी तो नहीं डाला था? फरीहा आफरीदी की तेवरी चढ़ी, वहीं ईशा आफरीदी और अरसम आफरीदी हंस दिए। नहीं चुड़ैल, तुम हमारी बहन बिल्कुल भी नहीं, बल्कि हमने तुम्हें कचरे के ढेर से उठाया था। हम तो दो ही भाई थे, पर छोटी अम्मी की कोई औलाद नहीं थी, इसलिए उन्होंने तुम्हें रख लिया। अरसम के चिढ़ाने पर वो रूनी सूरत बना गई। अरसम भाई, आप तो बस मुझसे जलते ही रहिएगा। आपसे ज़्यादा प्यार मुझे जो मिलता है, इसीलिए जलते हैं आप। उसके कुड़ने पर वो कह कहा लगा गया। मेरी जान, तुम छोड़ो इस बात को। ये बताओ तुम क्या बात करने वाली थी अपनी मामा से? ईशा आफरीदी के पूछने पर वो सीधी हो बैठी। बड़ी मामा, मुझे ये कहना था कि मैं शादी के लिए तैयार हूँ। आप फरहान की फैमिली को हाँ कर दें, मुझे पसंद है वो। उसकी बात पर वहाँ बैठे सब अफराद को हैरत का झटका लगा था कि सभी जानते थे उसकी दिलचस्पी इस रिश्ते में बिल्कुल ज़ीरो थी। पर तुम तो कह रही थी कि हम इनकार कर दें। फरीहा आफरीदी बिलाखिर बोल पड़ी। जी, लेकिन अब मैं ही कह रही हूँ कि मुझे ये रिश्ता मंजूर है, आप हाँ कर दें। वो अपना जवाब सुनाती वहाँ से उठ गई थी। पर मुझे ये रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं। बासिम आफरीदी की आवाज़ ने उसके बढ़ते कदम रोके थे। शादी आपको करनी है क्या? नहीं ना, तो बराए मेहरबानी अपना फरमान अपने पास संभाल कर रखें। उसके बाद पर वो लब भींच कर रह गया, पर दिल ही दिल में उसकी हिम्मत को दाद देना नहीं भूला जो बासिम आफरीदी को इस तरह जवाब दे रही थी। अपनी बात कहकर वो एक पल भी वहाँ नहीं रुकी और तेजी से अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। कमरे में आकर बेड पर गिरती वो बेतरह रो दी थी। कितना मुश्किल होता है ना अपनी मोहब्बत से दस्तबरदार होना, ये उसे आज पता चला था। मोहब्बत से दस्तबरदारी तपते हुए कोयलों पर नंगे पांव चलने के बराबर तकलीफ दे होती है, या फिर उससे भी ज़्यादा रूह फुर्सा। दरवाजे का हैंडल घूमने की आवाज़ पर वो उठ बैठी, अपने आंसू साफ करने लगी। दरवाज़ा खुलने और बंद होने की आवाज़ पर उसने दरवाजे की तरफ देखा तो वो दोनों हाथ पैंट की जेबों में फंसा कर खड़ा सर्द नज़रों से उसे देखने में मसरूफ़ था। उसकी आंखों के सर्दपन को महसूस करते उसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट पैदा हुई थी। उसने नामहसूस अंदाज में अपने गले में पड़ा दुपट्टा दुरुस्त किया। क्या लेने आए हैं मेरे कमरे में आप? उसके पूछने पर वो आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाता उसकी तरफ आने लगा। उसे अपनी तरफ बढ़ता देख वो बेड से उठ खड़ी हुई थी। उसे 4 कदम के फासले पर रुककर वो उसे गहरी नज़रों से देखने लगा, जो उसके सामने तन कर खड़ी थी। उसे उसके अंदाज पर सच में हैरत हो रही थी, पर वो कहाँ जानता था कि जब औरत टूट कर दोबारा जुड़ती है तो उसमें चट्टान से भी ज़्यादा मजबूती होती है। बड़ी दलेर हो गई हो। पता नहीं तंज था या तारीफ। आप ही तो चाहते थे कि मैं बहादुर बनूं, तो बन गई बस। वो दोनों हाथ सीने पर बांधे जैसे मुकाबले के लिए उठ खड़ी हुई थी। बहुत मानती हो मुझे क्या? उसके पूछने पर वो इस्तेहज़ाइया हंसी। नहीं, अपने फ़ायदे की बातों पर अमल करती हूँ बस। वो कहती एक कदम मज़ीद पीछे हुई। मतलब खुद गर्ज हो अब तक हमेशा की तरह? जी बिल्कुल, आपकी ही कज़न हूँ। उसकी बात पर वो
उसकी बात और अंदाज पर वो मुट्ठियां भींच कर खुद पर जब्त करने लगा। रिश्ते के लिए इकरार की वजह बताओ। कल तक तो तुम इस रिश्ते से इनकारी थी और आज उस लड़के से एक ही मुलाकात के बाद ऐसा ऐसा क्या जादू हो गया कि तुम्हारा इनकार इकरार में बदल गया। उसकी बात पर तौहीन के एहसास से मोमल का चेहरा सुर्ख पड़ा था। माइंड योर ओन बिजनेस प्लीज़। मैंने किसी को इतना हक नहीं दिया कि मेरे पर्सनल अफेयर्स में इंटरफेयर करे। दिल कर रहा था कि फूट फूट कर रोए, पर उस सितमगर के सामने कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। चलो फिर देख लेते हैं मिस मोमल के कौन किसकी पर्सनल अफेयर्स में इंटरफेयर करता है और किस हद तक करता है। जस्ट वेट एंड वॉच, वो अटल लहजे में कहता, 2 कदम आगे बढ़कर उसके गाल छूते, बालों की लट को फूंक मार गया और फिर सीटी पर कोई धुन बजाता। पैंट की जेबों में दोबारा हाथ उड़ से बाहर की तरफ चला गया, जबकि वो उसे देख कर रह गई। उस बंदे की सोच को समझ नहीं पा रही थी, न जाने क्या चाहता था अब जो इस तरह की हरकतें करता फिर रहा था। अरसम कमरे में वापस आया तो वो उठकर बैठ चुकी थी। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर एकदम डरकर दरवाजे की तरफ देखने लगी। अरसम ने बगौर उसके चेहरे के बदलते रंगों को देखा। उठ गई आप? वो नर्म मुस्कुराहट सजाए उसके सामने आन बैठा। जी, वो उंगलियां मरोड़ते बोली। कुछ कहना चाहती हैं क्या? उसके नरमी से पूछने पर उसकी गजाली आंखों में नमी जमा होने लगी। फिर देखते ही देखते नमी आंसुओं की सूरत गालों से फिसलने लगी। उसे यूं रोते देख वो तड़प कर उसके मज़ीद करीब हुआ और उसका हाथ और अपने हाथों में उसका चेहरा थाम गया। आप मुझे परेशान कर रही हैं, बताएं तो सही कि परेशानी की वजह क्या है। उसकी आवाज़ और शर्मिंदगी, मुझे वॉशरूम जाना है। उसकी आवाज़ में शर्मिंदगी और बेबसी महसूस करता वो नफ़ी में सर हिला गया। बस इतनी सी बात के लिए रो रही हैं? मैं इतना परेशान हो गया कि जाने क्या बात है जो आपको रुला दिया। वो नफ़ी में सर हिलाता उठ खड़ा हुआ और उसे बाजुओं में उठाकर बाथरूम के बाहर खड़े होकर उसने बाथरूम के बाहर खड़े होकर पहले अपना वही जूता उतारा, फिर उसे ज़मीन पर खड़ा किया। उसे खड़ा करने के बाद झुककर उसके पाँव में अपने जूते पहनाने लगा, जबकि वो हैरत से उसे देख रही थी। उसने कहाँ मर्द का ये रूप देखा था पहले। आप फ्रेश होकर आ जाएं, मैं यहीं इंतज़ार कर रहा हूँ। उसके लफ्ज़ फ्रेश पर वो नासमझी से अंदर की तरफ बढ़ गई और फिर फारिग होकर बाहर आई तो वहीं दरवाजे के बाहर वो मोबाइल में बिजी था। उसे देखकर उसने मोबाइल जेब में रखा और उसे फिर से बाजुओं में उठाकर बेड पर बिठाया और अच्छे से ब्लैंकेट से कवर करने के बाद जूता पहनकर खुद ड्रेसिंग टेबल की तरफ बढ़ गया। बेड की तरफ वापस आया तो हाथ में हेयर ब्रश मौजूद था। वो आकर उसके पीछे बैठता उसके उलझे बाल खोल गया। उसके बाल बहुत खूबसूरत थे। मोमल के बालों से ज़्यादा खूबसूरत बाल उसने आज तक देखे नहीं थे किसी के। वो हमेशा सोचा करता था कि उसकी बीवी के बाल भी ऐसे ही खूबसूरत होंगे। अरमिश के बाल मोमल जितने लंबे तो ना थे, पर हसीन थे। उसके बालों और आंखों का रंग सुनहरी था जो उस पर बहुत जचता था। उसके उलझे बाल खोलकर नरमी से उसके बाल सुलझाने लगा। बाल सुलझाने के बाद उन्हें ढीली सी चोटी में बांध दिया। मोमल के लाड उठाने का नतीजा ही था कि जो वो बालों की चोटी बनाना सीख गया था। मोमल अक्सर उससे अपने बाल बनवाती थी। ये आपने कैसे किया? वो आंखों में इश्तियाक समोए पूछने लगी। वो हमेशा बालों को ढीली सी पोनी में कैद करती थी। उसके बालों को पहली दफ़ा किसी ने चोटी में बांधा था। उसे ये बहुत अजीब और दिलचस्प लग रहा था। हाथों से किया। उसकी मासूमियत पर वो हंस दिया। आप मुझ पर यकीन करती हैं क्या? उसके पूछने पर वो झट से हाँ में सर हिला गई। कितना? उसके हाथों को अपने हाथों में मजबूती से थाम कर पूछा गया। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा। उसके ज़ोर देने पर वो हल्का सा मुस्कुराया। पक्का ना? उसके फिर से पूछने पर उसकी गिरफ्त अपने हाथों पर सख्त पड़ती महसूस करके दोबारा वो सर हिला गई। फिर मुझे ये बताएं कि आपको अगवा किसने करवाया था? उसने किसी ज्यादती का नहीं बल्कि अगवा का पूछा ताकि मज़ीद खौफजदा ना हो वो। पर उसके पूछते उसका रंग एकदम जर्द पड़ा था। मुझे सिर्फ उसका नाम बताएं, कौन था वो? वो संजीदा चेहरा लिए उसके सामने बैठा, फिर उसे अजियत में धकेल गया। राजा कौन है बाहर? वो उसके पीछे ही नीचे आ गई थी। राजा कौन है बाहर? उसके पीछे ही वो नीचे आई थी और अब उसे दरवाजे के सामने खड़ा देख पूछने लगी। कमरे में चलो, मैं आता हूँ कुछ देर में। वो मुड़कर उसे संजीदगी से बोला तो वो सर हिलाती वहाँ से जाने लगी, पर कानों में पड़ती शनासा सी आवाज़ ने उसके कदम जंजीर किए। वाह भाई वाह, निकाह से पहले तो रोना धोना ही खत्म नहीं हो रहा था और अब यूं हार सिंगार किए बड़े ऐश से रहा जा रहा है। अपने आर्जी शोहर के साथ इतना दिल लग गया जो मुस्तकिल शोहर को ही भूल बैठी हो तुम। वो राजा की साइड से गुजरता नूरिया से कुछ फासले पर आ खड़ा हुआ।
اس کے زہر میں ڈوبے الفاظ نوریا کے کان لہو لہان کر رہے تھے۔ اس کا رنگ پیلا پڑ چکا تھا۔ ویسے آپس کی بات ہے، کسی اور کی قربت میں رہ کر تم مزید حسین۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا جملہ پورا کر پاتا، راجہ ضبط کھوتا اسے گردن سے دبوچ کر ایک جھٹکے سے پیچھے دیوار سے لگا گیا۔ سالے، تجھے کہا تھا نا کہ راجہ سے پنگا مت لینا، پر لگتا ہے تجھے اپنی جان پیاری ہی نہیں۔ اور میری ایک بات پہلی اور آخری دفعہ سن لے، جو شخص بھی راجہ کی ملکیت کی طرف ہاتھ اٹھا کر بھی دیکھتا ہے نا، تو راجہ اسے کچھ اور دیکھنے کے قابل بھی نہیں چھوڑتا۔ جان پیاری ہے تو نکل لے یہاں سے۔ حاشر کی آنکھوں میں اپنی سرد آنکھیں گاڑتا وہ سچ میں اسے خوف زدہ کر گیا تھا۔ چھوڑ دیں پلیز۔ نوریا کی آواز پر راجہ نے چہرہ موڑ کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ایک جھٹکے سے حاشر کی گردن چھوڑ دی۔ وہ سرخ چہرہ لیے اپنی گردن سہلانے لگا۔ تم اچھا نہیں کر رہے راجہ، تم دونوں بالکل اچھا نہیں کر رہے۔ غم و غصے سے کہتا وہ اس کے گھر سے نکلتا چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی نوریا بھاگتی کمرے میں بند ہوئی تھی۔ راجہ آنکھیں سکیڑ کر اس سمت دیکھنے لگا جہاں وہ غائب ہوئی تھی۔ وہ بھاری قدم اٹھاتا کمرے کی طرف بڑھا اور جا کر بیڈ کے پاس کھڑا ہو کر اسے دیکھنے لگا جو سر گھٹنوں میں دیے بیٹھی تھی۔ میری رانی، اس کی پکار میں محبت ہی محبت تھی، اتنی محبت کہ نوریا بے ساختہ اس کی ایک پکار پر ہی سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھنے لگی، پر آنکھوں کی تپش محسوس کرتی اگلے ہی پل آنکھیں جھکا گئی۔ وہ ایک گھٹنا فولڈ کر کے بیڈ پر بیٹھ گیا اور اس کے سرد ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام کر دھیرے دھیرے سے رگڑتا انہیں گرم کرنے لگا۔ وہ ایک گھٹنا فولڈ کر کے بیڈ پر بیٹھ گیا اور اس کے سرد ہاتھ تھام کر اپنے دونوں ہاتھوں میں دھیرے سے رگڑتا انہیں گرم کرنے لگا۔ تم میری بیوی ہو، میری عزت۔ میرے نکاح میں ہوتے ہوئے میری بیوی کسی تیسرے انسان کے لیے آنسو بہائے یا کسی تیسرے انسان کا تصور بھی ذہن میں لائے، یہ بات میرے لیے بالکل بھی قابل قبول نہیں۔ اس کی سرد آواز پر وہ سر ہلا کر رہ گئی۔ اس نے آج پہلی دفعہ راجہ کا یہ روپ دیکھا تھا جس سے وہ سچ میں خوف زدہ ہو چکی تھی۔ اس کے سر ہلانے پر راجہ کے تاثرات بدلے اور وہ مسکرا کر اس کے نزدیک ہوا۔ مجھے صرف اس کا نام بتائیں، وہ کون تھا؟ وہ سنجیدہ چہرہ لیے اس کے سامنے بیٹھا، پھر اسے اذیت میں دھکیل گیا۔ آپ ہمیں چھوڑنا چاہتے ہیں نا؟ ہم آپ کو برے لگتے ہیں، انہوں نے ہمیں گندا کر لیا، اس لیے ہم آپ کو اچھے نہیں لگتے۔ ارسم اس کی بات پر تڑپ اٹھا تھا۔ وہ بے یقینی سے اس کی طرف دیکھنے لگا جو آنسو بہاتی اپنے لب کچل رہی تھی بری طرح۔ آپ ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہیں؟ وہ اس کی بات پر افسوس کر رہا تھا، پر قصور اس کا بھی نہیں تھا۔ وہ حد درجہ معصوم تھی، گرد و پیش سے ناواقف، اور جس اذیت سے اسے گزرنا پڑا تھا وہ حد سے سوا تھی۔ اگر آپ نہیں بتانا چاہتی تو نہ بتائیں، پر اتنا ہمیشہ یاد رکھیے گا، ارسم آفریدی کے لیے دنیا کی سب سے اچھی اور پاک لڑکی ارمش ارسم آفریدی ہے۔ ارمش آفریدی ارسم آفریدی کے لیے سراپا محبت ہے۔ میری محبت ہی اگر میری محبت کی تذلیل کرے، یہ میرے لیے بالکل قابل برداشت نہیں، سمجھ رہی ہیں آپ؟ اس کے پوچھنے پر وہ تیزی سے سر ہلا گئی تھی۔ وہ اس کے پاس سے اٹھ کر جانے لگا تو وہ پھرتی سے اس کا بازو اپنے دونوں ہاتھوں میں جکڑ گئی۔ وہ سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ مت جائیں پلیز، ہمیں ڈر لگتا ہے۔ اس کی آواز میں بے بسی محسوس کرتا وہ لب بھیج گیا۔ اس کی گرفت سے نرمی سے اپنا بازو چھڑوایا اور بیڈ کے دوسری طرف بڑھ گیا۔ اپنی جگہ لیٹنے کے بعد وہ نرمی سے اسے خود سے لگا گیا۔ سب کچھ ذہن سے نکال کر صرف اپنے ہسبینڈ کے بارے میں سوچیں اور سو جائیں، میں ہوں نا، سب ٹھیک کر دوں گا۔ وہ اس پر بلینکٹ صحیح کرتا اس کے بالوں میں دھیرے سے انگلیاں چلا کر اس کے دماغ کو سکون پہنچانے کی کوشش کرنے لگا جو کہ کامیاب ٹھہری تھی۔ چند منٹ کے بعد ہی وہ اس کے سینے پر سر رکھے، دونوں بازو اس کے گرد باندھے نیند کی وادی میں اتر چکی تھی۔ وہ اس کی پیشانی کو چھوتا اپنی آنکھیں بھی بند کر گیا۔ شام کے سائے پر پھیلانے لگے تو اس نے گھڑی پر نظر ڈال کر وقت دیکھا۔ اس نے گھنٹہ بھر پہلے دریا کو کال کر کے بلایا تھا جو اب تک نہیں آئی تھی۔ ابھی وہ یہی سوچ رہی تھی جب دریا کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ السلام علیکم، کیسی ہو چڑیل؟ اس کے شرارت سے پوچھنے پر مومل نے اسے گھور کر دیکھا اور گلے لگ گئی اس کے۔ وعلیکم السلام، دری بہت بدتمیز ہو تم، ارسم بھائی کی زبان بولنے لگی ہو اب تم بھی۔ اس کا اشارہ چڑیل کہنے کی طرف تھا۔ اس کے چڑھنے پر دریا کھلکھلا کر ہنس دی۔ پہلے یہ بتاؤ کہ ہماری چھوٹی سی پرنسس کہاں ہے بھائی؟ میں نے تو اسے بہت مس کیا، اتنی پیاری باتیں کرتی ہے یار۔ اس کے یوں اشتیاق سے بولنے پر مومل اسے گھور کر رہ گئی۔ ماشاءاللہ نہیں بولا جاتا، نظر لگاؤ گی کیا میری جان کو تم؟ وہ اس کے بازو پر تھپڑ مار گئی جس کے جواب میں دریا نے اسے گھورا۔ ویسے وہ سو رہی ہے، کچھ دیر پہلے ہی سلایا ہے میں نے اسے۔
उसके बताने पर वो सर हिला गई, बगौर उसका चेहरा देखने लगी। मोमल, क्या परेशानी है? अब इतनी अपसेट क्यों लग रही हो? इस रिश्ते से खुश नहीं हो क्या? दुरिया की फिक्रमंदी से पूछने पर वो गहरी सांस भरकर रह गई। फिर उसे बासिम की सारी गुफ्तगू बताई। व्हाट? ये सब क्या है अब यार? बासिम भाई क्या चाहते हैं आप? जब तुमने मोहब्बत का इजहार किया तब नफरत का इजहार करके चले गए। अब जब तुम अपनी लाइफ में सेटल होना चाह रही हो तो ये नया ड्रामा शुरू करके बैठ गए। वो बासिम की बातें सुनती भड़क ही उठी थी। मुझे भी समझ नहीं आ रहा है यही, यार वो चाहते क्या हैं अब? मोहब्बत तो वो मुझसे मर के भी नहीं कर सकते, फिर ये सब क्यों कर रहे हैं? वो खुद को बहुत बेबस महसूस कर रही थी। तुम क्या चाहती हो मोमल? क्या अब भी तुम बासिम भाई से मोहब्बत करती हो? वो खोजती निगाहें उसके चेहरे पर टिका कर पूछने लगी। जानती हो दुरिया, मोहब्बत एक ऐसी आग है जो हमारे कल्ब की दीमक ज़्यादा लकड़ी को भी हमेशा सुलगाए रखती है। उनकी मोहब्बत की कोई ना कोई चिंगारी आज भी मेरे राख ज़दा दिल में मौजूद है। मैं इस हकीकत का ना इकरार कर सकती हूँ और ना इजहार, पर उस शख्स ने मेरा दिल बहुत बुरी तरह तोड़ा है दुरिया। अगर मैं उन टुकड़ों को समेटने बैठूं तो मेरे हाथ अपने हाथ ही लहूलुहान हो जाए। मैं क्या करूं दुरिया? उसकी आंसू भरी आंखों को दुख से देखती दुरिया उसे अपने साथ लगा गई। मैं अब जो कहूंगी मोमल तुम्हें वैसा करना है, बस समझी? उसके सर हिलाने पर दुरिया धीरे धीरे उसके कानों में सारी बात खोलने लगी। बात मुकम्मल करते वो पीछे हटकर मोमल का चेहरा देखने लगी जो तज़्बज़ब का शिकार था। आर यू श्योर दुरिया? वो कुछ कंफ्यूज सी थी। यस, आई एम 100% श्योर, वो यकीन भरे लहजे में बोली। इससे पहले वो कुछ और बात करती अरसम वहाँ चला आया। सलाम करता उनके सामने वो सोफे पर बैठ गया। जबकि उसे रूबरू पाते दुरिया का दिल बेतरह धड़कने लगा। उदास चेहरा एकदम खिल उठा था। वो उसे देखने की तलब लिए वहाँ आई थी, पर ये नहीं जानती थी कि दिल की हसरत यूं पूरी हो जाएगी। मोमल यार, तुम्हारी कुछ हेल्प चाहिए थी। वो दुरिया से सलाम दुआ के बाद मोमल से मुखातिब हुआ। जी कहें अरसम भाई, क्या हेल्प चाहिए? वो अपना गम साइड पर करती उसकी तरफ मुतवज्जो हुई थी। क्या तुम मेरे साथ मार्केट चल सकती हो अभी? एक्चुअली मुझे अरमिश के लिए ड्रेसेस और बाकी ज़रूरत की चीज़ें लेनी है। मुझे तो इन चीज़ों का इतना आइडिया नहीं, अगर तुम साथ चलो तो अच्छा हो जाएगा। अभी वो सोई हुई हैं तो मैंने सोचा हम जल्दी से मार्केट हो आते हैं, क्या ख्याल है? उसके यूं हिचकिचा कर पूछने पर वो बखुशी सर हिला गई। या शो, वाई नॉट? मनाहिल भी सोई है, 2 घंटे से पहले तो उठेगी नहीं, तब तक हम वापस आ जाएंगे इजीली। उसके उसके जवाब पर मुतमईन होता वो सर हिला गया, जबकि दुरिया उलझन भरी नज़रों से उन दोनों को ही देख रही थी। अरे दुरिया, मैं तुम्हें बताना भूल गई, अरसम भाई ने शादी कर ली है और अरमिश उनकी मिसेस का नाम है। बहुत प्यारी सी छोटी सी है, वो अभी सो रही है, वरना मिलवाती मैं तुम्हें उससे। वो अपनी धुन में बोलती जा रही थी, जबकि दुरिया का वजूद तो जलजलों की जद में आ चुका था। उसके सर पर सारे आसमान एक एक करके टूट चुके थे। वो बेयकीन सी साकित खड़ी थी। अरसम की नज़र उस पर पड़ी तो वो लब भींच कर रह गया। उसके चेहरे से वो उसके अंदर की हालत जान गया था, पर वो इस मामले में बिल्कुल बेबस था। वो उस प्यारी सी लड़की की चाहत से वाकिफ था, पर दिल पर किसका जोर चलता है? वो ज़बरदस्ती उसे अपने दिल का मकीन नहीं बना सकता था। उसका दिल तो अरमिश की अमानत था अजल से ही, फिर कैसे उसकी अमानत में खयानत होती? दुरिया, तुम भी चलो ना हमारे साथ। मोमल के कहने पर वो चौंक कर उसकी तरफ देखने लगी। दुरी, तुम ठीक हो? उसकी पीली पड़ती रंगत देखकर मोमल परेशानी से इस्तफसार करने लगी। हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ, बस एकदम सर दर्द करने लगा। तुम लोग जाओ, मुझे अभी घर पहुँचना है, वैसे भी रात होने वाली है। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़। दिल के दर्द पर काबू पाना मुश्किल लगने लगा तो एकदम अलविदा कहती वो वहां से निकल आई, जबकि मोमल हैरान परेशान सी उसकी एकदम बिगड़ती हालत का सोचने लगी। गाड़ी में बैठते ही आंसुओं का तूफान उमड़ आया। दिल दर्द से फट रहा था। या अल्लाह, तकलीफ भरी पुकार में इस कदर तड़प थी कि अरसम आफरीदी अगर जान जाता तो जान से जाता। घूमते हुए सर को जकड़ का हवास काबू में लाती वो गाड़ी का रुख घर की तरफ कर गई। उसे जल्द अज जल्द घर पहुंचना था, वरना उसकी हालत कहीं पहुंचने के काबिल ना रहती। शाम को अलविदा करती रात ने बहुत दुख से उस प्यारी लड़की को देखा। राजा शाम से कहीं गया हुआ था। अब रात के 11 बज रहे थे, पर उसका कोई अता पता नहीं था। वो परेशानी से कमरे में टहल रही थी। राजा का नंबर भी बंद जा रहा था। थक हार कर बेड पर बैठी ही थी कि बाहर से खड़ाक की आवाज़ है। शुक्र है आ गए, वो खुशी से कहती उठकर तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ी। बेडरूम का दरवाज़ा खोलकर जैसे ही बाहर निकलने लगी, सामने नजर आते शख्स को देख उसका रंग फीका पड़ गया। ये इस वक्त यहाँ क्या कर रहा था?